Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is data handling. कि बच्चों जो हमें डेटा मिलता है उसे हम कैसे जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या हम उससे आगे क्वेश्चंस हमें हेल्प सॉल्व करने में हेल्प मिलती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. डेटा हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट रिसर्च डेटा इज स्टोर्ड, आर्चीव्ड एंड disposed of in a safe or a secure manner during and after the conclusion of a research project. कि बच्चों डेटा हैंडलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें इंश्योर करते हैं कि अगर मान लीजिए हमें कोई रिसर्च डेटा मिला है, हमने उसे स्टोर किया, उसके बाद हमने उसे आर्चिव किया और अगर हमें उसे डिस्पोज भी करना है तो वो हम उसे सेफ और सिक्योर मैनर में करें उस कंक्लूजन के मिलने के बाद. बिलीव इन अ वर्ल्ड ऑफ फिगर्स. बच्चों हम बहुत एक फिगर्स वाले वर्ल्ड में रहते हैं. लाइक यू हैव टू कंसिडर दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट कि 47% पॉपुलेशन जो है हमारी स्टेट की उसमें क्या है, फीमेल्स हैं. 3/4 ऑफ द टीचर्स इन यूएसए वो क्या है, फीमेल हैं. द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर स्कूल जो है वो कहाँ तक रीच हो गई है, दैट इज रीच टू थाउजेंड्स. दे आर ऑल टुगेदर 542 CBSE स्कूल्स हैं बच्चों हमारी स्टेट में. द लिटरेसी रेट अमंग मैन इन इंडिया इज 75.85. और हमें से बहुत सी फिगर जो है बच्चों को कंटिन्यू कर सकते हैं. बट हैव यू एवर वंडर्ड कि ये फिगर कैसे हम कलेक्ट करते हैं, कैसे समराइज करते हैं, कैसे फाइनली प्रेजेंट करते हैं एक रीडर को ताकि वो उसे अच्छे से समझ पाए. न्यूमेरिकल डेटा कैन बी ऑब्टेन इन मैनी वेज यूजिंग क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज. की बच्चों इस डेटा को हम कैसे यूज़ करते हैं, कि कैसे हम इस डेटा को फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द क्वेश्चनेयर्स, ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरव्यूज. एंड द डेटा कलेक्टेड कैन बी ऑर्गेनाइज्ड और समराइज्ड एंड प्रेजेंटेड बाय अ मींस ऑफ चार्ट्स, टेबल्स और ग्राफ्स. कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स. नाउ लेट्स लुक एट द कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और हम क्वेश्चंस को आंसर करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स भी. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स कंसिडर कीजिए बच्चों. सपोज योर स्पोर्ट्स टीचर वांट्स टू नो द टाइप ऑफ स्पोर्ट्स हिज 40 स्टूडेंट्स एंजॉय. कि मान लीजिए स्पोर्ट्स टीचर बोलता है कि आपको ये बताना है कि टाइप ऑफ स्पोर्ट्स जो है 40 स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले वो क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन को. फिर वो हर स्टूडेंट को एक सर्वे फॉर्म देंगे जिसमें उनके स्पोर्ट्स के नाम होंगे. हर स्टूडेंट को सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पोर्ट जो है बच्चों वो हमारा फेवरेट जो है सेलेक्ट करना है. फिर जब काउंटिंग होगी देन ही विल ऑर्गेनाइज द रिजल्ट. वो इन्फॉर्मेशन को, डेटा को कलेक्ट करेंगे और वो ऐसे टेबल में जो है उसे रिप्रेजेंट कर देंगे. ना उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने जो टेबल में एक डायग्राम के थ्रू भी जो है वो इस फिगर को जो है प्रेजेंट कर सकते हैं. तो उन्होंने इससे क्या इंटरप्रेट किया बच्चों, क्या कंक्लूजन्स मिले कि मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स कौन सा है, सोकर है. मोर देन हाफ ऑफ द क्लास को क्या प्रेफर करते हैं, सोकर और बास्केटबॉल. हॉकी जो है वो कैसा है बच्चों, दैट इज अवर लीस्ट पॉपुलर स्पोर्ट एज शोन इन अवर डायग्राम. सो ये अबव एग्जाम्पल किसका है बच्चों, इज अ सिंपल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड कलेक्टिंग डेटा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीन, मीडियन एंड मोड. मीडियन एंड मोड क्या होता है बच्चों. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीन. द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय अ statistician cannot be put to any use immediately and directly. कि बच्चों जो अगर मान लीजिए कोई हमारा स्टेटिस्टिशियन है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो उसे इमीडिएटली या डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, उसे हम बोलते हैं रो डेटा. फॉर एग्जाम्पल जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की है वो सेंसस में या सर्वेज में है और या फिर रूटीन मैनर में, तो उसे हम बोलेंगे रो डेटा. रो डेटा को फिर बच्चों हम प्रेजेंट करते हैं अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड या फिर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में. इन दिस सेक्शन हम क्या स्टडी करेंगे बच्चों, वी विल स्टडी अबाउट मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा ओनली. नाउ सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा. मीन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा किसके इक्वल होगा बच्चों, इज इक्वल टू देयर सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कि जो सम है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन है. द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट द यूज ऑफ अबव डेफिनेशन इन फाइंडिंग द मीन, ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा. कि बच्चों अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम कैसे हम जो है मीन को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कि हमें मीन निकालना है. फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों, वेरी गुड मैम 1 से. और फर्स्ट 7 का निकालना तो मैम 1 से 7 तक हो गए. और टोटल कितने हैं बच्चों, ये मैम 7 है, तो डिवाइड कर दिया हमने किससे, 7 से. सो दैट इज इक्वल्स टू 4 इज द मीन. नाउ इन द नेक्स्ट वन बच्चों में बोला गया है कि हाइट जो है 7 पर्सन्स की हमारी हाइट है और हमें इनकी मीन निकालनी है. तो बच्चों कितने हैं टोटल, मैम 7 है और ये उनकी हाइट है, उनको ऐड किया अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन, दैट इज इक्वल्स टू 153 सेंटीमीटर इज आवर मीन. इन द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या करना है बच्चों, अरिथमेटिक मीन निकालना है फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स का. तो नेचुरल नंबर्स में भी ऑड बोले गए बच्चों, तो हमें कितने का निकालना है मैम 10 का. तो ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी होगी हमारी 10 हो गई. और कहाँ तक होंगी मैम 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू 19. सो द मीन वी गेट इज 10. नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 4 हमें बोला गया बच्चों कि मार्क्स स्कोर किए एक स्टूडेंट ने वीकली टेस्ट में, वो ये हैं. फाइंड द मीन ऑफ हिज मार्क्स. हमें उसके मार्क्स का जो है वो मीन निकालना है. तो बच्चों ये हमारे कितने हैं मैम, ये हमारे टोटल जो हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. टोटल 10 है मैम, इन सबको हमने ऐड किया. सो द मीन ऑफ दीज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज 24 मार्क्स.
नाउ लेट्स लुक एट द मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, कि मैम जब हम फाइंड करते हैं ना मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा तो हमें नहीं पता चलता, वी डू नॉट, हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं होती उसको किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में, बट फॉर फाइंडिंग द मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, बट जब वो बच्चों जब आप मीडियन निकाल रहे होते हैं अनग्रुप्ड डेटा का, तो उसमें आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर आपको उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और उसमें से जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगी बच्चों वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगी, दैट विल रिप्रेजेंट आवर मीडियन ऑफ द डेटा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेथड्स फॉर फाइंडिंग द मीडियन, कि हम मीडियन कैसे निकालते हैं। मेथड 1 सेज दैट कि अगर मैम आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होंगी तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ n+1। n क्या है बच्चों, हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसका आप हाफ कर देंगे, n+1 का हाफ कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा मीडियन। लाइक इन एग्जाम्पल नंबर 5 मैम ये हमारे क्या है 11 प्लेयर्स के स्कोर हैं, हमने सबसे पहले मैम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब मैम n हमारा 11 है तो n+1 हमारे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12/2 दैट इज 6th ऑब्जर्वेशन कौन सी है मैम हमारी 48 है, सो यही हमारा क्या हो गया बच्चों मीडियन हो गया। नाउ मेथड नंबर 2 बच्चों, अगर मैम आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो इवन होंगी तो क्या करेंगे बच्चों, तो मैम हम हाफ ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन लेंगे, उसमें हम n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे। लाइक इन एग्जाम्पल नंबर 6 हमें क्या बोला गया बच्चों कि ये मार्क्स जो है स्कोर किया है किसने, 10 स्टूडेंट्स ने इन एन एग्जामिनेशन आर। हम इनका क्या करना है बच्चों, मीडियन मार्क्स निकाले। सबसे पहले मैम हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। n कितना है हमारा 10 है, 10/2 कितना हो गया मैम 5th टर्म, और 10/2 + 1 मैम 6th टर्म, 5th टर्म और 6th टर्म को प्लस करके आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, दिस विल बी आवर मीडियन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, कि अनग्रुप्ड डेटा का मोड हम कैसे निकालते हैं बच्चों। मोड इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, कि जो सबसे ज्यादा बार वेरिएबल हमारा ऑब्जर्वेशन में आया है उसी को हम क्या लिखेंगे, दैट इज आवर मोड। फॉर एग्जाम्पल इन एग्जाम्पल नंबर 7 हमें बोला गया बच्चों कि एब्सेंटी स्टूडेंट्स जो है डिफरेंट क्लास के रेनी डे पे हैं, तो आपको इसका मॉडल क्लास बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मैम, हमने देखा इसमें एब्सेंटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में है मैम, मैक्सिमम क्लास 8 में, तो यही हमारा क्या हो गया बच्चों, वेरी गुड, 8th हमारा मॉडल क्लास हो गया। इन एग्जाम्पल नंबर 8 हमें बोला गया बच्चों कि मैम ये हमारे क्लास टेस्ट के मार्क्स है और इनको आपको इनमें से मॉडल क्लास लगानी है बतानी। तो सबसे पहले हमने इसको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद मैम मैक्सिमम टाइम्स कौन सा नंबर आ रहा है 15, सो मॉडल क्लास में मॉडल मार्क्स हमारा कौन सा आ गया, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 15। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 13.1 फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑर्डर। हमें इसको अप्रोप्रिएट ऑर्डर में फिल करना है बच्चों। द डेटा कलेक्टेड कैन बी प्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, बाय मीन्स ऑफ टेबल्स, charts or graphs. That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the bar graphs. Bar graph क्या होता है, bar graph में होता है हमारे pictorial representation of the numerical data by a number of bars of uniform width with equal spacing between them. कि मैम जो हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी डेटा की जिसमें हमारे नंबर ऑफ बार्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म विड्थ के होते हैं, उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है बच्चों को कैसी होती है, इक्वल होती है। बार ग्राफ को हम हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं और वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं, और हम ऐसे बहुत से कंफ्यूजन जो है ड्रॉ कर सकते हैं जस्ट बाय टेकिंग अ ग्लांस एट दैम। अब बार ग्राफ को ड्रॉ करने के कुछ स्टेप्स होते हैं बच्चों। स्टेप 1 में मैम की हमें ग्राफ पेपर लेंगे, उसमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे बच्चों, फिर उसके बाद एक लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, दिस इज आवर वर्टिकल एक्सिस। अब अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम क्या करेंगे बच्चों, इन्फॉर्मेशन लिखेंगे लाइक डेज, मंथ्स, ईयर्स, प्लेसेस। फिर उसके बाद हम एक शूटेबल स्केल लेंगे बच्चों, स्केल में हम डिटरमाइन करेंगे कि ये हमारा जो बार है कितनी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड द हाइट ऑफ द बार फॉर द गिवन न्यूमेरिकल वैल्यूज। द फिगर्स ऑब्टेन्ड विल बी द बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द न्यूमेरिकल डेटा। फिर उसके बाद बच्चों जो हमारी फिगर है वो हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रही होंगी, वो हमारे रिप्रेजेंट कर रही होंगी बार ग्राफ का बार डेटा। नाउ these examples will illustrate the construction of bar graphs of given data. Example number 9 में बोला गया है बच्चों कि मैम the production of scooters by a company in different years is shown as follows. Draw bar graph for the above data. हमें क्या करना है मैम, बार ग्राफ बनाना है। अब हमने क्या किया मैम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने ईयर्स को रिप्रेजेंट किया है, वर्टिकल एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस को रिप्रेजेंट किया है, और हमने 1 सेंटीमीटर को 2000 स्केल किया है बच्चों, 1 सेंटीमीटर को हमने 2000 स्कूटर्स माना है। अब 84 स्कूटर्स को हमने कैसे शो किया है, 4.2 से, 1000 को 5 सेंटीमीटर से, 5.6, 6.5, 7 एंड 7.8, और ऐसे बच्चों हमने इसको पूरे को रिप्रेजेंट किया है बार ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 2002 टू 2003 टू 2007 से 2008 तक। नाउ हियर आर सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। बार ग्राफ क्या होता है बच्चों, अभी हमने पढ़ा मैम, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा बाय नंबर ऑफ बार्स जिनमें यूनिफॉर्म विड्थ होती है, इक्वल स्पेसिंग होती है बिटवीन दम। द सूटेबल स्केल हम डिटरमाइन करते हैं फॉर द हाइट ऑफ द बार इज ऑल्सो चूजन कीपिंग इन व्यू की जो स्पेस है वो अवेलेबल रहे हमारे डायग्राम के लिए। बार ग्राफ का हमारा शुड हैव अ टाइटल और चूजन स्केल जो होगा वो हमारा मेंशन कर दिया जाएगा।
नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 13.2। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है बच्चों कि मार्क्स जो है आए हैं किसके, 100 में से मैथमेटिक्स पेपर में 100 स्टूडेंट्स के आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, रिप्रेजेंट द अबव बाय बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है बच्चों, इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है और इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। फर्स्ट वन इज एवरी स्टूडेंट गेटिंग द हाइएस्ट मार्क्स एंटाइटल्ड टू गेट अ प्राइज ऑफ ₹10, कि बच्चों जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उसको 10 रुपीज़ का प्राइज मिल रहा है। हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्राइजेस, तो बच्चों कितना जो है हमें 10 वालों को कितना जो है हमें प्राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हाउ मच मनी, वेरी गुड स्टूडेंट्स। मैम अगर 10 स्टूडेंट्स के आए तो ये हो जाएगा हमारा 10 × 10 दैट इज 100 रुपीज़ is required for distributing the prizes. Now we will have to draw the bar graph of the students. So मैम ये हमारी हो जाएगी यहाँ पे vertical axis and this is our horizontal axis. अब मैम हमें किसका बनाना है बच्चों, मैम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मेंशन है और मार्क्स मेंशन है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया बच्चों, मैम यहाँ पे हमने लिया है मार्क्स एंड यहाँ आप क्या ले लेंगे बच्चों, मैम यहाँ पे आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और हम स्केल कितना चूज करोगे बच्चों, तो मैम स्केल हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 मार्क्स। तो ऐसे करके बच्चों आपको इसका ग्राफ बनाना है एंड व्हेन यू ड्रॉ अ ग्राफ तो मैम यहाँ पे हमारी स्पेसिंग जो है बच्चों वो क्या रहेगी, इक्वल आपकी स्पेसिंग रहेगी, इक्वल आपकी जो है विड्थ होगी ग्राफ्स की बच्चों, और ग्राफ की विड्थ के साथ साथ मैम इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो हमारी कैसी रहेगी, नीट एंड क्लीन एंड इट विल बी इक्वल। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद probability. The concept of probability organized in the beginning of the 18th century in problems related to games of chance such as throwing a dice, tossing a coin, drawing a card from the pack of cards etc. कि बच्चों कॉन्सेप्ट कब आया था प्रोबेबिलिटी का, हमारा 18th सेंचुरी में आया था जब हमारे पास ये सब प्रॉब्लम्स आने लगी थी कि जब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं या कोई कॉइन को टॉस कर रहे हैं या फिर मैं कोई भी कार्ड जो है पैक ऑफ कार्ड्स में से निकाल रही हूँ। टुडे प्रोबेबिलिटी हैज बिकम वन ऑफ द बेसिक टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। कि बच्चों अब जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा एक बहुत ही बेसिक टूल बन गया स्टैटिस्टिक का और इसमें बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है साइंस और इंजीनियरिंग की। इन प्रोबेबिलिटी हम डील करते हैं आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के साथ। एक्सपेरिमेंट्स में हमारे बच्चों दो टाइप होते हैं मैम, एक होता है हमारा डिटर्मिनिस्टिक एंड एक होता है रैंडम या प्रोबेबिलिस्टिक। इन दिस सेक्शन इसमें हम बच्चों सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स जो रैंडमली हमारे पास आ रहे हैं उन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। Now let's start with the random experiment बच्चों। What do you mean by random experiment? If an experiment when repeated under identical conditions does not produce the same outcome every time, but the outcome in trial is of the several possible outcome, then it is known as random or probabilistic experiment। कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है बच्चों और वो हमने सेम कंडीशंस के अंदर हमने वो रिपीट किया है पर उसका रिजल्ट जो है हमारा हर बार कुछ ना कुछ अलग आ रहा है या फिर 2-3 बार हमारा कुछ सेम आ गया बट एवरी टाइम हमारा सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल बच्चों कि मैम हमने एक कॉइन टॉस किया है, अब मैम आपने कॉइन टॉस किया, अब आपको नहीं पता उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, बट हमें ये पता है कि मैम ये हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसमें या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। सिमिलरली जब आप एक अनबाइज्ड डाइस को बच्चों थ्रो कर रहे हैं लूडो खेलते टाइम या फिर आप बहुत सारे कार्ड में से एक कार्ड निकाल रहे हैं तो आपको नहीं पता कि कौन सा कार्ड आएगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर रैंडम एक्सपेरिमेंट। Now let's start with the definition of various terms. First one is our elementary event. Elementary event क्या होता है बच्चों, मैम an outcome of a random experiment is called an elementary event। कि मैम जब भी हम कोई इवेंट कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके आपको क्या क्या लगता है कि मान लीजिए क्या क्या पॉसिबल जो है आउटकम आ सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। कंसिडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। मान लीजिए बच्चों आपने कॉइन टॉस किया, अब आपको ये पता है मैम अगर हम कॉइन टॉस करेंगे या तो उसमें हेड आएगा या उसमें टेल आएगा। हेयर गेटिंग हेड एंड गेटिंग टेल हमारे क्या है बच्चों कि ये हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए जो हमारे इस एक्सपेरिमेंट के साथ हमारे एसोसिएट है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है बच्चों, एन एलिमेंट्री event associated to a random experiment is a compound event if it is obtained by combining two or more elementary events associated to the random event। कि मैम जब हम random experiment को associate कर रहे हैं उसे हम compound event तब बोलेंगे अगर उसमें 2 या 2 से ज़्यादा elementary events हैं तो। फॉर एग्जाम्पल हमने एक डाइस को थ्रो किया,
अब मैंने बोला है कि मैम हमारा इवन नंबर आएगा, इवन नंबर में बच्चों कितने हो गए मैम, डाइस में हमारे कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर उसमें से कितने हो गए बच्चों, वेरी गुड मैम 2 4 एंड 6, मतलब मैम 2 या 2 से ज्यादा आ गए हमारे एलिमेंट्री इवेंट, दैट मीन्स इट इज अ वेरी गुड स्टूडेंट्स कंपाउंड इवेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट। फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है बच्चों, मैम एक ऐसा एलिमेंट्री इवेंट को हम फेवरेबल कहेंगे टू अ कंपाउंड इवेंट ए इफ इट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ द कंपाउंड इवेंट ए, कि अगर ये हमारी उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है तो। फॉर एग्जाम्पल कि मैम आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, आपने 2 डाइस को थ्रो किया, एक डाइस तो थ्रो कर ही रहे थे बच्चों, साथ में एक और को कर दिया, तो हमने बोला कि मैम अब दोनों डाइस पे आपका जो नंबर है वो मिला के आपका सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब हमने ऑब्जर्व किया कि ये इवेंट तो तब हो सकता है अगर मेरा फर्स्ट 1 डाइस पे कितना है बच्चों 2 आए, सेकंड पे 6 आए, या मैम आपका सेकंड पे 6 आ रहा है, फर्स्ट पे आपका 2 आ रहा है, या फिर मैम आपका फर्स्ट पे 3 आएगा, सेकंड पे 5 आएगा तो 5 + 3 8 हो जाएगा, या फिर आपका फर्स्ट वाली डाइस पे मैम 5 आया होगा, सेकंड वाली डाइस पे आपका 3 आया होगा, या फिर मैम एक और प्रोबेबिलिटी है कि आपका दोनों ही डाइस पे 4 नंबर आया होगा तो भी बच्चों आपका जो सम है वो 8 हो सकता है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्री इवेंट हो गए बच्चों मैम 1 2 3 4 5, इसका मतलब मैम यहाँ पे हमारे टोटल हो गए 5 एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू दिस इवेंट ए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी। क्या होता है बच्चों मैम, इफ देयर आर n एलिमेंट्री इवेंट्स और वो हमारे एसोसिएट हैं विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड m ऑफ देम आर फेवरेबल टू एन इवेंट ए, कि हमारे n एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनको हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएट किया है, m उसमें से हमारे फेवरेबल वाले हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि वो इवेंट ए हमारा अक्कर करेगा या हैपन होगा, इज डिनोटेड बाय, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, रेशियो एज अ रेशियो ऑफ m बाय n। ऑलवेज रिमेंबर बच्चों की प्रोबेबिलिटी जो होगी किसी भी इवेंट की वो मैम 0 से तो बड़ी रहेगी, 1 या 1 से कम हो सकती है। नाउ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस विल हेल्प यू टू मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी वेरी क्लियर। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 10। इसमें हमें बोला गया बच्चों कि आपको एक अनबाइस्ड डाई जो है वो थ्रो की है। अब बोला गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें एक इवन नंबर आएगा बच्चों। मैम हमें अभी पता चला है कि जो डाइस है मैम उसमें हमारे कितने होते हैं, डाइस में होते हैं मैम हमारे 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर्स है मैम ये हमारे डाइस में आ सकते हैं। अब इसमें से हमसे पूछा मैम इवन नंबर कौन से हो जाएंगे बच्चों, मैम 2 4 एंड 6। इसका मतलब मैम 3 हमारी ऐसी वो है कि 3 बार में हमारा क्या आ सकता है, इवन नंबर आ सकता है। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मैम 3/6 दैट इज 1/2। अब सेकंड में बोला है कि मैम गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। अब उसमें से मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से है बच्चों, वेरी गुड मैम, इसमें से हमारे मल्टीपल ऑफ 3 तो सिर्फ 2 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 में से मैम ओनली 3 एंड 6 जो है वो हमारे मल्टीपल ऑफ 3 हैं। और टोटल कितने इवेंट है बच्चों, मैम टोटल तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसका मतलब मैम 2 आउट ऑफ 6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। नेक्स्ट है बच्चों गेटिंग 3 और 4, कि मैम या तो आपका डाइस जब आप थ्रो कर रहे हो 3 आए या फिर आपका 4 आए, तो बच्चों क्या है कि मैम 2 चीज़ें हमें चाहिए, तो 3 और 4 आने के कितने चांसेस है बच्चों, 2 हैं आउट ऑफ 6, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/6। नेक्स्ट में बोला गया मैम गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, कि आपका जो नंबर है मैम वो लेस देन 5 आए, 5 नहीं बोला बच्चों, लेस देन 5 बोला, दैट मीन्स मैम 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है, 5 और 6 हमारा मैम नहीं आएगा। तो कितने हो गए बच्चों, वेरी गुड मैम, हमारी 4 ऐसे केसेस है जब हमारा ये आ सकता है, तो कितना हो जाएगा मैम 4/6 इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट में बोला गया कि गेटिंग अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6, कि आपका जो नंबर है बच्चों वो 3 और 6 के बीच में आए। 3 और 6 के बीच में कितने टर्म्स है बच्चों, वेरी गुड मैम 4 और 5 2 ही टर्म्स है, तो या तो मैम आपका 4 आएगा या फिर आपका 5 आया होगा, तो इसकी कितना हो जाएगी बच्चों प्रोबेबिलिटी मैम 2/6। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 11। अब हमने क्या किया बच्चों, मैम 3 जो है अनबाइस्ड कॉइन्स को हमने टॉस किया है एक साथ। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 3 हेड्स कब आएंगे। अब इन ऑल द सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हमारे कितने हैं बच्चों, 6 है, ठीक है। हमें पहले से ही बता दिया गया है कि आपके एलिमेंट्री इवेंट कितने हैं, 6 है। अब हमें बोला गया बच्चों कि 2 कॉइन्स को आपने जो है टॉस किया तो हेड हेड आ गया, फिर आपने उसके साथ एक और कॉइन को टॉस कर दिया तो क्या आ गया, दोबारा से हेड आ गया, तो हेड 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 कितनी बार आ सकता है बच्चों, वेरी गुड मैम, हमारा एक बार आ सकता है, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/6। अब हमें बोला है कि मैम 1 हेड आए तो क्या उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है बच्चों, कि मैम एक बार हमारा हेड टेल आया होगा या फिर हमारा टेल हेड आया होगा। अब इसके साथ जब मैंने अपना फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट लिया तो एक और ऐड हो गया मैम, तो वो हमारा रहा होगा 3/6।
अब इन द नेक्स्ट वन हमें बोला गया बच्चों कि मैम इफ वन ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट हेड टेल टेल हेड या टेल टेल आया हो, कि मुझे क्या चाहिए बच्चों कि मैम एट मोस्ट हेड, मतलब या तो एक बार आपका हेड आया हो या फिर आपका एक बार भी नहीं आया हो। एक बार भी नहीं कब आया होगा बच्चों मैम, जब टेल टेल आया होगा तो हमारा एक बार भी हेड नहीं आया। दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं मैम 3 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे 6 है। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/6 एंड इट कैन बी रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म एज 1/2। इन द नेक्स्ट वन हमें बोला गया बच्चों कि नो हेड इज ऑब्टेन्ड इफ एलिमेंट्री इवेंट टी अकर्स, कि हमारा हेड एक बार भी नहीं आना चाहिए बेटा। तो वो किस में होगा मैम, वो हमारा तब होगा जब हमारा 2 बार टेल आया होगा, और जब हमने थर्ड टाइम भी थ्रो किया होगा तो तब भी हमारा क्या आया होगा बच्चों, टेल ही आया होगा। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/6। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 13.3। फर्स्ट पार्ट में बोला गया बच्चों कि 2 आपने अनबाइस्ड कॉइन जो है वो टॉस किए हैं, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मैम आपने जब 2 बार कॉइन टॉस किया होगा तो या तो आपका एक बार हेड के साथ हेड आया होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट मैम या तो आपका हेड के साथ टेल आया होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज मैम या तो आपका टेल हेड आया होगा या फिर आपका टेल एंड टेल आया होगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये मैम हो गया आपका सैंपल स्पेस। अब आपको फर्स्ट में मैम पूछा गया है कि आपका 1 टेल कब आया होगा बच्चों। अब आप ये बताइए बच्चों इनमें से 1 टेल कितनी बार आया है। मैम आपका एक बार टेल तो सिर्फ इसमें 2 बार आया है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए 2। टोटल कितने हैं बच्चों, वेरी गुड मैम 4। तो ये कितना हो जाएगा 2/4। प्रोबेबिलिटी हमारी ए इवेंट की कितनी हो जाएगी बच्चों 2/4, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise this chapter again.